हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जैसे हमारी लाइट हो गई, तो इसका वेव नेचर होता है। ठीक है, ये वेव की तरह बिहेव करती है। और मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस किया था रिलेटेड टू द वेव, कि अगर हमारे पास एक वेव होती है तो वेव के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव और वेव नंबर के ऊपर। तो चलिए एक बार जल्दी से उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं और आज एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए कि जो वेव होती है उसके पैरामीटर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए ये मेरे पास एक वेव है। सो बेसिकली दिस इज अ वेव, इस तरीके से। ठीक है, अब ये मैंने एक वेव को बना दिया है, तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पता ही है कि ये जो आपका हाइट ऑफ क्रस्ट होती है या डेप्थ ऑफ ट्रफ होती है ना, ये हमारा क्रस्ट होता है और ये हमारा नीचे वाला ट्रफ होता है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, सो दिस इज अवर एम्पलीट्यूड। उसके बाद देखिए, एक वेव एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक क्रस्ट। तो हमने एक क्रस्ट ले लिया, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, मतलब दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ये ट्रफ हो गया एक, और एक ये ट्रफ हो गया। तो इन दोनों ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, और इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरीके से दो क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है? लैम्डा। तो यहाँ पे ये जो हमारा लैम्डा है, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? इस लैम्डा को हम यहाँ पे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको समझ आ गया, वेवलेंथ आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है? बेसिकली इट इज 1/t, 1 अपॉन टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज अवर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम ले रही है एक वेव एक पॉइंट से पास होने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप ध्यान से समझना कि एक कंप्लीट वेव, सो एक वेव एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ सिंगल वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस इज टाइम पीरियड। तो देखिए, मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया है। अब देखो, इनके बीच का एक रिलेशन होता है। आपको पता है जो वेलोसिटी होती है, बेसिकली हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या जो वेलोसिटी या जो स्पीड होती है। ठीक है, तो अगर हमें वेव की वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देंगे। देखिए, तो ये मान के चलिए मेरे पास एक वेव है। सो दिस इज अ वेव। ठीक है, तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई। कितना कवर किया इसने? लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 1 वेवलेंथ। तो डिस्टेंस कवर किया लैम्डा, कितने टाइम में किया? मैंने आपको बताया था, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक वेव कितना टाइम लेती है किसी एक पॉइंट से पास होने में, दैट इज कैपिटल टी। और दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी। तो ऐसे वी क्या हो गया? लैम्डा बाय टी हो गया। अब देखिए, ये जो 1 अपॉन टी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टी की जगह मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू लैम्डा और न्यू। तो v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है? एक सेकेंड में कितनी वेव पास होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड को बस हमने डिफाइन कर दिया, ये हमारे यहाँ पे वेलोसिटी होता है। उसके बाद एक और हमने टर्म को पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, है ना। एक हमने वेव नंबर को भी पढ़ा था, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।
सो बेसिकली वी हैव स्टडीड वेव नंबर। अब देखिए वेव नंबर क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, न्यू बार से, है ना, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते थे। और ये वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव है हमारे पास, ठीक है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये हमारी 1/λ होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये मेरी वेव है, चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। सो इस वेव की जो वेवलेंथ है, इस वेव की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा होती है। तो मान के चलिए जो लैम्डा है डेट इज इक्वल्स टू 4 नैनोमीटर, मान के चलिए 4 नैनोमीटर है, ठीक है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी है, 4 नैनोमीटर है। इसका मतलब 4 नैनोमीटर में वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव की लेंथ होती है। सो 4 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 वेव, है ना। 4 नैनोमीटर एक वेव बन गया। तो 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेगी, डेट इज कॉल्ड वेव नंबर। बड़ी यूनिट लोगे तो 1 मीटर ले लो, छोटी यूनिट लोगे तो सेंटीमीटर ले लो। सो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव हमारी है, डेट इज कॉल्ड वेव नंबर। ये एक नंबर है बेसिकली। और डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है। ये हमें बताता है कि अगर मैं मान के चलिए लैम्डा को मीटर में लेता हूँ, ठीक है, लैम्डा मेरा मीटर में है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेंगी, डेट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। चलिए अब 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सो कैलकुलेट, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वेव नंबर न्यू बार होता है हमारा जो, ठीक है, ऑफ द माइक्रोवेव्स, जिसकी वेवलेंथ है, हमें माइक्रोवेव दे रखी है, जो भी वेव है, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे हमारी गामा रेज हो, चाहे हमारी इंफ्रारेड रेज हो, वट एवर बी द वेव, हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर, और हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा वेवलेंथ। सॉरी, लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा कैलकुलेट नहीं करना, हमें वेव की जो लैम्डा है डेट इज गिवन, हमें वेव की वेवलेंथ गिवन है। कितनी गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। तो इतनी मुझे वेव की वेवलेंथ गिवन है। देखिए वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है वेव्स की ना, तो इसलिए नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, हम इन्हीं में डील करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव गिवन लैम्डा, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है। अब आपको पता है जो वेव नंबर होता है बेसिकली वो क्या होता है, 1/λ होता है। 1/λ इन मीटर, मीटर में होता है। स्टैंडर्ड यूनिट तो आपको फॉलो करनी है, तो चलिए कर देते हैं। सो न्यू बार होता है 1/λ, तो 1/λ, लैम्डा कितना है आपका, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। ये तो आपको करना ही है स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 + 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये -2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 10 की 2 हो जाएगा, 10 की 2 मतलब 100 हो जाएगा। सो 100/4 अगर आप काटोगे तो 25 आ जाएगा। इट मीन्स 25 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आपका न्यू बार कितना आ गया, ये 1/λ है ना, मीटर इनवर्स यूनिट हो जाएगी ना, 1/मीटर। तो इसका मतलब 25 मीटर इनवर्स, दिस इज योर वेव नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या निकालना है, वेव नंबर तो निकल गया, न्यू बार निकल गया, न्यू और निकालना है फ्रीक्वेंसी। चलिए न्यू को भी निकालते हैं। अब देखिए जो वेव होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, मैंने आपको पहले बताया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है ना, c। जो c होता है बेसिकली डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है, जितनी भी वेव्स होती हैं। तो ये यहाँ पे हमारी c हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब आपको रिलेशन पता ही है, क्या रिलेशन पता है, c = λ/ν। ये यहाँ पे हमारा रिलेशन होता है, c मतलब वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ, और v यहाँ पे न्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई। चलिए डाल देते हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे न्यू निकालना है। तो आपका न्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे c/λ। न्यू क्या हो जाएगा, c/λ हो जाएगा।
सी कितना है आपका 3 इंटू 10⁸ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, जो भी वेव्स हैं। और लैम्डा आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10⁻, कितना है 7 है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 10⁻⁻2 था, क्योंकि नैनोमीटर में था ना, उसको हमने चेंज किया तो 10⁻⁻2 आया। इसको यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू गेट 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ और क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड इनवर्स। पर सेकंड बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो 1 सेकंड हो गया, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड का इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी प्रॉब्लम थी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वेव नंबर निकालना था, सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया, निकल गया। आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। चलिए एक और प्रॉब्लम को डील करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है विच इज़ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है विच इज़ न्यू, और वेव नंबर कैलकुलेट करना है विच इज़ न्यू बार। तो हमें ये कैलकुलेट करना है ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड, जिसका हमें टाइम पीरियड गिवन है। देखो कैपिटल टी टाइम पीरियड गिवन है हमें यहाँ पे, कितना गिवन है? सो द टाइम पीरियड इज 3 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन है, ये टाइम पीरियड गिवन है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी न्यू निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड होती है, पता ही आपको। तो 1 टाइम पीरियड कितना है 3 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये आप डाल दोगे, आप डालोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा ये 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। और क्योंकि ये हमारी यहाँ पे क्या निकाली हमने, फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे, वही रिलेशन बार बार यूज़ करोगे, C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। क्या रिलेशन यूज़ करोगे, C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। अब करते चलो यूज़, तो हमारे पास रिलेशन है C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। अब C कितना होता है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें वेवलेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में, मतलब लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या हो जाएगा आपका C बाय न्यू हो जाएगा। C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ फिक्स इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमने अभी अभी निकाली इस क्वेश्चन में 3.33 लिख लो आप, 33 को 3.3 इंटू 10⁹9 ये हमने निकाली थी। इसको आप डिवाइड कर सकते हो इजीली, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो आपकी वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा कितनी आ गई 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें वेव नंबर भी निकालना है। वेव नंबर कब निकलेगा, जब वेवलेंथ निकलेगी। वेवलेंथ निकल चुकी है, 1 बाय लैम्डा होता है वेव नंबर, तो 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना निकला है 9 इंटू 10⁻⁻2। ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10 की 2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। अब 100 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो 11.11 आ जाएगा। और क्योंकि वेव नंबर है तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, वेव नंबर क्या बताता है हमें, 1 मीटर में कितनी वेव प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया था ना आपको, वेव नंबर बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। चलिए और कोई क्वेश्चंस मैं देखता हूँ अगर आपके लिए मिल जाए तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ यानी लैम्डा, ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं लैम्डा बोल रहा हूँ, मैं न्यू बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये सारे जो हमारे सिंबल्स होते हैं दे आर ग्रीक सिंबल्स। क्योंकि हमारे पास जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वो कम पड़ गए थे तो हमने ग्रीक सिंबल्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, सो हमें वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी न्यू निकालनी है, हमें वेव नंबर न्यू बार निकालना है। ठीक है, और हमें पीरियड दे रखा है विच इज़ टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड गिवन है, कितना टाइम पीरियड गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 और सेकेंड, ये यहाँ पे हमें टाइम पीरियड गिवन है, निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है न्यू होती है, ये क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम कितना है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ये -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। दिस इज योर यूनिट। चलिए फ्रीक्वेंसी आ गया तो आपको पता ही है हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू सी न्यू होता है, मतलब सी इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है।
तो वहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, C/न्यू आ जाएगा। हर जगह यूज़ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। C आपका कितना है यहाँ पे 3 × 10⁸ है आपका C, अपॉन में आपका फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁷। अभी अभी निकालिए, ऊपर देख सकते हो आप। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये तो एग्जैक्टली पूरा कट रहा है, तो ये 12 मीटर आ गया आपका क्योंकि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, 12 मीटर आ गया। अब क्या निकालना है आपको, न्यू बार निकालना है। न्यू बार क्या होता है आपका 1/λ होता है ना। लैम्डा कितना निकला है अभी आपका 12 निकला है, एक को 12 से डिवाइड करोगे तो 0.083 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/λ है तो यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो कहने की बात क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज स्मॉल फार्मूलाज लाइक व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज वेवलेंथ। बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट। सो अवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने एंड न्यूट्रॉन्स, और हमें क्या निकालना है, और हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किस में निकालना है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, क्लोराइड आयन। क्लोराइड का आयन है, आयन मतलब Cl नेगेटिव, क्लोराइड का आयन है। अब देखिए क्लोराइड का आयन है, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 17 ही है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर कितना होता है, 35 होता है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब मास नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, तो चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताते हैं। देखिए जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, मतलब जब भी कोई एटम लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ही लूज करेगा, प्रोटॉन तो कभी लूज नहीं होते। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। तो इसका मतलब चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होगा, प्रोटॉन्स का कभी लेना देना नहीं होता। तो प्रोटॉन्स तो हमेशा फिक्स होते हैं। और कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब Z यहाँ पे कितना है, 17 है, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो प्रोटॉन्स हमारे कितने हो गए, 17 हो गए। उसके बाद देखिए अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक चीज़ और, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है। जो मास नंबर होता है उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देते हैं, है ना। ऐसे निकालते हैं ना, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X, Z और A, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम। जो यहाँ पे X होता है वो सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो गया। चलिए देख करते हैं, क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl, है ना। क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 नंबर होता है ना क्लोरीन का। और मास नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 35 होता है। तो ये तो मास नंबर हो गया, जो हमारा क्या हो गया, A हो गया। ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, जो हमारा क्या हो गया, Z हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, सिंपल A माइनस Z करके, ऐसे तो निकालते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके, 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने आ गए, 18 आ गए। अब देखो न्यूट्रॉन्स तो इजीली निकल गए, लेकिन हमें जो दिया हुआ है बेसिकली वी हैव गिवन क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। हमें यहाँ पे Cl नेगेटिव दिया हुआ है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्लोरीन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। देखिए एटम न्यूट्रल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितना एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसके पास नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल आप सही समझे हो, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब जो Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, प्रोटॉन तो 17 ही है, न्यूट्रॉन 18 ही है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक बढ़ गया तो 18 हो गया 17 से। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आसान सा सवाल है, हमारे पास एल्युमिनियम का आयन है, वी हैव Al3+। किसका आयन है, एल्युमिनियम का। अगेन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं।
तो प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 13 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, A माइनस जेड करके मास में से प्रोटॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो मास नंबर में से। तो A आपका कितना है पे 27, जेड कितना है आपका 13, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गए 14। बहुत आसान है। अब 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, बात सीधी सी ये है। 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस का मतलब क्या है, 3 कम हो गए। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितना जेड था, तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे एल्यूमिनियम के पास, 13 थे, लेकिन 3 प्लस है मतलब इसने 3 दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। ठीक है, सो दिस इज, ये बहुत एक आसान सा क्वेश्चन था। एक और छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर ले लेते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास फॉस्फोरस है, जिसका हमारे पास मास नंबर जो है, सो वी हैव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मास नंबर गिवन है हमें 31। ठीक है, मास नंबर कितना गिवन है, 31। और यहाँ पे अच्छा, हमें कैलकुलेट, एक मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस के एटम में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। किस में निकालने हैं, फॉस्फोरस के एटम में। फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के एटम में। अब आप देख सकते हो जो फॉस्फोरस होता है बेसिकली उसका नंबर कितना होता है। तो देखिए जो फॉस्फोरस होता है उसका सिंबल P होता है, मास नंबर 31 होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है Z होता है, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स कितने हो गए, 15 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस एटॉमिक नंबर, विच इज़ 31 माइनस 15, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें फॉस्फेट आयन में कैलकुलेट करना हो तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।